जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूएनएससी में भारत है बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब ये बात भारतीय नहीं बल्कि दोस्तों खुद रशिया ने भारत को लेकर सबसे बड़ी अस्थायी सीट की मांग कर दी है यूएनएससी में। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे हिंदुओं पर हिंसा से ध्यान हटाने के लिए या यूं कहे कि लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए बांग्लादेश ने नया आरोप लगाया है कि गायब किए गए लोग भारतीय जेलों में कैद है। जी हाँ, जिसके बाद क्या जवाब रहने वाला है भारत का, इसी बीच आपको बताएंगे। जहां पर कुवैत में रामायण महाभारत के अरबी वर्जन पर पाकिस्तानी भड़क उठे दोस्तों और बौखलाहट में उल्टा इल्जाम लगा दिया भारत पर। बताएंगे कैसे मिर्ची लगी है कुवैत यात्रा को देखकर पाकिस्तानियों को। तो वहीं जिनपिंग की उड़ी रातों की नींद, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर यूएनएससी में भारत है बहुत जरूरी। जी हां, रशिया ने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट की कर दी मांग। दोस्तों भारत और रशिया ने चरमपंथ और आतंकवाद के वित्त पोषण की चुनौतियों से निपटने में संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने का फैसला किया है। आतंकवाद के खतरों से निपटने में सहयोग को गहरा करने के तौर तरीकों पर आतंकवाद रोधी सहयोग पर भारत रशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक में चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 13वें JWG के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ का मुकाबला करने में अपने अनुभव साझा किए तथा कट्टरपंथ के साथ साथ आतंकवाद के वित्त पोषण की समस्या को दूर करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ऐसे में भारत को लेकर परमानेंट सीट की मांग रशिया द्वारा किया जाना यह दर्शाता है कि वाकई में भारत के हर एक चीज को लेकर चिंता रहती है रशिया को, और इसीलिए रशिया भारत का दोस्त नहीं बल्कि भारत का भाई देश कहलाता है। जी हाँ, ऐसे में थैंक यू व्लादिमीर पुतिन आप लोग अवश्य कहिएगा। वहीं आपको बता दें, हिंदुओं पर हिंसा से ध्यान भटकाने, ध्यान दबाने के लिए बांग्लादेश ने नया आरोप लगा दिया है कि गायब किए गए बांग्लादेशी भारतीय जेलों में कैद हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अपने अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव और खटास की झलक साफ देखी जा सकती है। इस बीच बांग्लादेश ने एक बार फिर ऐसा कुछ किया है जो दोनों देशों के बीच बन चुकी खाई को और बड़ा कर रही है। बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि जबरन गुमशुदगी संबंधित जांच आयोग को बांग्लादेश में जबरन गुमशुदगी में भारत की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। यूनुस सरकार ने कहा कि आयोग ने बांग्लादेश के जबरन लापता होने में भारत की संलिप्तता पाई है। कानून प्रवर्तन हलकों में अटकलें चल रही है कि कुछ कैदियों को अभी भी भारतीय जेलों में रखा जा सकता है। जी हाँ, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय आयोग ने हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अनफोल्डिंग द ट्रुथ शीर्षक से रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में ये ध्यान भटकाने के लिए बात कही गई है दोस्तों, जो वाकई में दर्शाता है कि यूनुस सरकार या तो कंफ्यूज है या फिर वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने, ताकि वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार वाले मामले को दबा करके लोगों का ध्यान भटका करके उल्टा भारत को ही कन्विक्ट बना सके। दोस्तों आप क्या समझते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। क्या लगता है आपको, क्या कंफ्यूज है मोहम्मद यूनुस की सरकार या फिर चाल चलती दिखाई दे रही है? जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, शेख हसीना के खिलाफ आरोपों की जांच की समय सीमा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जाँच पूरी करने की समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ा दी है। द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने आदेश पारित किया और जुलाई अगस्त में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार के लिए हसीना और पूर्व मंत्रियों सहित 45 अन्य के खिलाफ दायर मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें, कुवैत में रामायण महाभारत के अरबी वर्जन पर क्या बोले पाकिस्तानी एक्सपर्ट, कहने लगे दुनिया भर में मंदिर बना रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिनों के दौरे पर शनिवार को कुवैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, रामायण और महाभारत की अनुवादित किताबों पर साइन किए और हाला मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा कि भारत अपनी सभ्यता दुनिया को बता रहा है। कमर चीमा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैती दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत की ट्रांसलेशन कराकर कुवैत के लोगों को दे रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इन किताबों का अरबी में ट्रांसलेशन हुआ है। अब भारत दुनिया को हिंदू वे ऑफ लाइफ ऑफ सिस्टम दुनिया
दुनिया को बता रहा है। भारत बता रहा है कि वो किस लाइन पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि अब भारत दुनिया में जगह जगह मंदिर बनवा रहा है। भारत ने अपनी वैल्यूज और कल्चर को दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत को दुनिया में बड़ी सावधानी पूर्वक सुना जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक और काम अलग किया है और वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की है। आपको बता दें, प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आपसे मिलने ही नहीं आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि 43 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको भारत से आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। मोदी ने कहा कि कुवैत में लोगों को हर त्योहार मनाने की सुविधा है, लेकिन मैं आपको सेलिब्रेट करने आया हूँ। इससे पहले भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया था। इसके बाद मोदी ने कुवैत के स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में मिलकर नाश्ता भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। तो वहीं आपको बता दें, जिनपिंग की उड़ी रातों की नींदें चीन से छीनने वाला है एक स्टेट। जी हाँ, कौन दे रहा है ड्रैगन को चुनौती? क्या सीरिया से कनेक्शन तो नहीं? बता दे, सीरिया में बशर अल असद सत्ता से क्या चले गए? पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण ही इधर से उधर हो गया। इजराइल, रशिया और ईरान तो पहले से इसका असर झेल रहे हैं, लेकिन अब चीन पर भी एक अलग खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का जाना चीन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। उइगर बहुल उग्रवादी समूह तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी यानी TIP ने सीरिया से चीन के झिंजियांग क्षेत्र तक जिहाद फैलाने की घोषणा की है। 8 दिसंबर को जारी एक भड़काऊ वीडियो में ग्रुप ने पहले से कहीं ज्यादा तीखी चीन विरोधी बयानबाजी की। समूह के पूर्वी तुर्किस्तान पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। बता दें कि उइगर अलगाववादी और उनके समर्थक चीन के झिंजियांग या झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र को पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। TIP के नए वीडियो के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बता दें, जर्मनी क्रिसमस बाजार हमले में 7 भारतीयों के घायल होने की बड़ी खबर। नागरिकों के संपर्क में दूतावास। दोस्तों, जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए हमले में 7 भारतीय नागरिकों के घायल होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 3 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हमारा मिशन हमले में घायल हुए सभी लोगों के संपर्क में है। भारत ने जर्मनी के मैगडेबर्ग में हुए इस हमले की निंदा की है। जारी बयान में कहा गया है कि हम जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए भयानक और संवेदनहीन हमले की निंदा करते हैं। कई बहुमूल्य जानें चली गई और कई घायल हो गए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ है। हमारा मिशन घायल भारतीय और उनके परिवारों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तो वहीं घटना के बाद आरोपी तालेबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के प्रीमियर रीनर हाजेलॉफ के मुताबिक तालेब सैक्सोनी अनहॉल्ट में काम कर रहा है। वहीं बता दें, अमेरिकी दोस्ती के लिए हम आज तक भुगत रहे हैं। दरअसल अमेरिका किलर मिसाइल वाले बयान से जो बाइडेन ने लगाया तमाचा तो बौखला गया पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की टिप्पणी के बाद शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के खिलाफ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान को भ्रामक और अतार्किक बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को केवल भारत के खिलाफ बताया है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि हमारा रणनीतिक कार्यक्रम और क्षमताएं केवल हमारे पड़ोस से एक स्पष्ट और दृश्यमान अस्तित्वगत खतरे को रोकने और विफल करने के लिए है और इसे किसी अन्य देश के लिए खतरा नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जॉन फाइनर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर संदेह जाहिर किया था। वहीं बता दें, हुतियों की हाइपरसोनिक मिसाइल के आगे कैसे फेल हो गया इजराइल का हवाई कवच आयरन डोम, क्या वजह निकलकर सामने आई है? आपको बता दें, यमन के हुती विद्रोहियों ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, जो इजराइल एयर डिफेंस को भेदते हुए तेल अवीव के इलाके में गिरी। इस मिसाइल हमले ने इजराइल के आयरन डोम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली में गंभीर कमजोरी को सामने ला दिया है, जो दिखाता है कि इजराइल का हवाई रक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं है जितना दावा किया जाता है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट न्यूज ने हुती मिसाइल को रोकने में विफलता के 2 कारणों की ओर इशारा किया है। पहला इशारा यह है कि मिसाइल को फ्लैट बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया था। इसकी वजह से सऊदी अरब में इजराइल या अमेरिकी पहचान प्रणाली के समय पर इसकी पहचान ना की होगी। तो वहीं दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि ईरान ने नए पैंतरेबाजी करने वाले वारहेड विकसित किए हों। वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार नहीं दिखाई देगी दिल्ली वाली झांकी। आखिर क्यों
क्यों खारिज हो गया ये प्रस्ताव? दरअसल नए साल में गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने को लेकर दिल्ली सरकार के झांकी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लगातार दूसरा साल होगा जब कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी दिल्ली में ही दिखाई नहीं देगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ की झांकी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली सरकार की प्रस्तावित झांकी के प्रस्ताव को लगातार दूसरे साल भी खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस की हिमाकत तो देखिए, बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा घातक यूएवी, कर दिया सीमा पर तैनात। लेकिन भारत ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदरूनी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने ही उल्टा पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर तुर्की में बने ड्रोन को तैनात कर दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए इस रणनीतिक कदमों के जवाब में अपने भारत ने भी बांग्लादेश सीमा के पास अपने मानव रहित हवाई वाहनों, बोले तो यूएवीज को तैनात किया है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश ने उसी क्षेत्र में तुर्की में बने बायरक्तार TB2 यूएवीज को तैनात किया है, जो दोनों देशों के बीच सीमा सर्विलांस और सिक्योरिटी के नए हालात को बयान करता है। बांग्लादेश ने हाल ही में बायरक्तार TB2 ड्रोन का अधिग्रहण किया है, जो निगरानी और हल्के हमले करने के लिए जाने जाते हैं। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग में प्रकाशित खबर के मुताबिक इन ड्रोन्स को पश्चिम बंगाल सीमा के पास तैनात किया गया है, जो अपनी संवेदनशीलता के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिकन्ने गलियारे के पास है जो भारत के उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ता है। वहीं बता दें, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, अब तक 16 सैनिकों की मौत, 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। 2 घंटे जारी रहा ये अटैक, मशीन गन तक लूट ले गए ये आतंकी और कहने लगे साथियों की शहादत का बदला लिया है हमने। जी हाँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार तड़के आतंकवादियों ने सेना की पोस्ट पर हमला किया। इसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल है। घटना अफगानिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर माकिन में हुई है। न्यूज एजेंसी AFP ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया कि 30 से ज्यादा आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर करीब 2 घंटे तक हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने चौकी पर मौजूद वायरलेस उपकरण, दस्तावेज समेत कई चीजों में आग लगा दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। जी हाँ, हमले के बाद इस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। घटना स्थल के पास आतंकवादियों की तलाश अभियान जारी है। इस घटना की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के आतंकवादियों ने ली है। दोस्तों, वहीं बता दें, चीन की धमकी भी नहीं आई काम, अमेरिका ने ताइवान को दे दिया खतरनाक हथियार। युद्ध के मुहाने पर क्या पहुंच गई है दुनिया। दरअसल चीन की अमेरिका को दी गई धमकी भी काम नहीं आई। अमेरिका ने ताइवान को आखिरकार खतरनाक हथियार दे ही दिया, जिससे चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ सकती है। ताइवान को अमेरिका से 38 M1A2T अब्राम टैंक मिले हैं, जो 23 सालों में द्वीप पर पहली अमेरिकी टैंक डिलीवरी है। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक ये शिपमेंट अगले 2 वर्षों में अपेक्षित 122 टैंकों के बड़े ऑर्डर का हिस्सा है। चीन काफी समय से ताइवान को हथियार नहीं देने के लिए कहता आया है और इसके लिए वो अमेरिका तक को धमकी दे चुका है। वो साफ कर चुका है कि संप्रभुता को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या ये टेंशन और बढ़ी तो ये कहीं युद्ध की शक्ल ना ले ले। जी हाँ, M1A2T टैंक को वैश्विक स्तर पर सबसे मॉडर्न युद्ध के टैंकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि ट्रंप तो नाम से बदनाम, अप्रवासियों को निकालने में बाइडेन भी माहिर, रिपोर्ट करने में बना डाला रिकॉर्ड। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासियों को लेकर काफी खुले तौर पर बोलते हुए नजर आते हैं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट करने के नाम पर लोगों से वोट मांगे। अमेरिका में ट्रंप को जहां अवैध अप्रवासियों को देश से हटाने के मामले में कट्टर माना जाता है, तो वहीं वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन को इस मामले में थोड़ा लिबरल माना जाता है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरी कहानी को उलट करके रख दिया है। दोस्तों, गुरुवार को जारी एक अमेरिकन इमिग्रेशन कस्टम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 2,71,000 से अधिक अप्रवासियों को देश से निर्वासित कर दिया है। ये संख्या डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान निर्वासित किए गए लोगों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। वहीं बता दें, गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर जबरदस्त हमला, IDF के हमले में मारे गए 25 फलस्तीनी। जी हाँ, इजराइल ने एक बार फिर फलस्तीनी नागरिकों पर कहर बरपा दिया है। मध्य गाजा पट्टी के नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना ने हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर हुए हमले में 8 फलस्तीनी मारे गए। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल का कहना है कि उसे अपार्टमेंट में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, इसके बाद उसने ये हमला किया। तो वहीं फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के हमले में मारे गए सभी आम लोग हैं, जिन्हें इजराइल के
निशाना बनाया। इसके साथ ही फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके में इजरायली सैन्य हमलों में 33 लोग मारे गए। दोस्तों वहीं आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत ने रच दिया नया इतिहास। विश्व ध्यान दिवस पर श्री श्री रविशंकर जी ने दुनिया को दिया बड़ा मंत्र। दोस्तों विश्व ध्यान दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने फिर एक बार भारत का डंका बजा दिया है। श्री श्री रविशंकर जी ने दुनिया को ध्यान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की आवश्यकता बन गया है। ये वो मंत्र है जो सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों से परे है और सबसे ऊपर उठकर है। वो सभी के लिए जरूरी है। ध्यान केंद्रित में ही नहीं बल्कि विश्व में शांति लाया जाता है और विश्व कल्याण की भावनाओं को जगाता है। दोस्तों ये बताना जरूरी है कि 131 साल पहले शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बाद ये दूसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर दुनिया को ध्यान का मंत्र दे रहे हो और पूरा विश्व ध्यान लगाकर उस मंत्र को सुन रहा हो। वहीं आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो को लेकर बड़ी खबर। चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं जस्टिन ट्रूडो। भारत से विवाद के बीच छोड़नी पड़ सकती है किसी भी क्षण, किसी भी समय प्रधानमंत्री की कुर्सी। जी हाँ, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कभी ट्रूडो सरकार के सहयोगी रही थी, उसने ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में सदन में जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। मामले पर एमडीपी नेता जगमीत सिंह, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने कहा है कि वे अगले महीने 27 जनवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित सदन में औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 9 साल से अधिक समय के कार्यकाल पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, विकासशील देशों के मुस्लिम देशों के संगठनों में एर्दोगन ने कर दी ऐसी अपील, कहा इस्लामिक देश एकजुट होकर साथ आना चाहिए। बता दें किस मुद्दे को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया। दोस्तों विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन D8 में बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि मध्य पूर्व में इजराइल की आक्रामकता बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए इस्लामिक देशों को साथ आना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी देशों को इजराइल के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और इस वैश्विक स्तर पर उसे अलग थलग कर देना चाहिए। एर्दोगन ने कहा कि क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती आक्रामकता को लेकर उसे जवाबदेह ठहराने के लिए उस पर हथियार प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और उसके साथ व्यापार रोक देना चाहिए। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के साथ ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के बफर जोन वाले इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। वहीं बता दें, 9 मई के दंगों के मामले में 25 नागरिकों को सुनाई गई है सजा पाकिस्तान सरकार के द्वारा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत का सबसे बड़ा ऐसा फैसला। दोस्तों पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने पिछले साल मई में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए 25 नागरिकों को 2 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई है। 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पार्टी के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में ISI के भवन समेत कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर कथित तौर पर हमला किया था। वहीं बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। ये 2 नेता बीजेपी में हो गए शामिल। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी दलों की तैयारी चरम पर है। इस बीच आगामी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। लंबे वक्त तक गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी से जुड़ रहे आम आदमी पार्टी नेता बलवीर सिंह शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के 6 बार के सदस्य रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दिल्ली महासचिव आशीष सूद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही मुड़क्का से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल ने भी शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने अपने पूर्व नेताओं पर काम ठीक से न करने का आरोप लगाया। वहीं बता दें, संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भाजपा के घायल सांसदों के बयान 23 तारीख को दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच। जी हां, संसद परिसर में कथित तौर पर हुई हाथापाई की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। क्राइम ब्रांच 23 दिसंबर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती 2 सांसदों के बयान ले सकती है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संसद परिसर में गुरुवार को विपक्ष और सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद प्रताप चंद्र सारंगी जी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद संसद मार्ग पुलिस स्थान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राहुल गांधी पर शारीरिक हमला और उकसावे का आरोप लगाया गया है। वहीं बता दें, महाराष्ट्र में जिन विभागों का बंटवारा सीएम फडणवीस के पास गृह समेत ये विभाग आखिर अजीत और शिंदे को क्या जिम्मेदारी मिली है, आपको बता दें। महाराष्ट्र के विभाग बंटवारे में बीजेपी बनी बड़ा भाई, शिंदे को नहीं मिला गृह मंत्रालय, लेकिन अजीत ने जो मांगा वो उनको जरूर मिला। दोस्तों महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के कई दिनों बाद विभागों का बंटवारा शनिवार को हो गया। एकनाथ शिंदे को 3 मंत्रालय दिए गए, जिसमें शहरी विकास, आवास और सार्वजनिक निर्माण विभाग शामिल है। एकनाथ शिंदे जी ने गृह विभाग की भी मांग
मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो शिवसेना को गृह विभाग नहीं देंगे। मुख्यमंत्री पद और विभाग के मतभेद को सुलझाने के लिए दिल्ली में अमित शाह जी के घर हुई बैठक में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों मौजूद थे, लेकिन तब भी यही हुआ था कि बीजेपी गृह विभाग अपने पास रखेगी। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका रहना चाहती है और इसकी छाप कैबिनेट आवंटन में भी दिखाई दे रही है। वहीं बता दें, जियाउर रहमान बर्ग को अगला आजम खान बनाने की हो रही है तैयारी। जी हाँ, AIMIM प्रवक्ता का बड़ा दावा। दोस्तों, AIMIM प्रवक्ता असीम वक्कार ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली चोरी के बहाने समाजवादी पार्टी सांसद बर्ग को अगला आजम खान बनाने की तैयारी चल रही है। असीम वकार ने कहा कि जियाउर रहमान बर्ग साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आजम खान बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, अब बिजली चोरी, एक सांसद पर आरोप लगाया जा रहा है जिसको अगला आजम खान बनाने की हो रही है तैयारी। क्या लगता है दोस्तों आपको? इस मुद्दे पर अपनी राय देना आप लोग मत भूलिएगा। वहीं बता दें, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को बता दिया झूठ। कहा सही है तो पत्र जरूर दिखाएं, लेटर दिखाएं हमें कि ऐसा होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मीडिया में आई खबरों को पार्टी ने फर्जी और झूठी करार दिया। मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाने की सूचना मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसका खंडन किया। इसने सीडी को उपराज्यपाल LG के उस आंदोलन की कॉपी दिखाने की चुनौती दी। साथ ही कहा है कि ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे से दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाने और उन्हें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बता दें, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर इस दिन मिल सकती है। 19वीं किस्त इन किसानों को हो सकती है मायूसी। दरअसल भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। देश के करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकार ये योजनाएं अलग अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से लेकर आती है। भारत में आज भी 50% से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर जीवन यापन करती है। इनमें से कई किसान ऐसे होते हैं जिनकी खेती से इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती। ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, योजना में सरकार की ओर से अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी है। अब किसानों को योजना में 19वीं किस्त का इंतजार है। बता दें, योजना में 4 महीनों के अंतराल पर एक किस्त भेजी जाती है। सरकार ने अक्टूबर के महीने में 18वीं किस्त भेजी थी। इस हिसाब से देखें तो अक्टूबर के बाद 4 महीने फरवरी में होने वाले। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, किसान योजना के लिए eKYC और भूत सत्यापन जरूरी है। जिन किसानों ने इन कामों को नहीं करवाया उन किसानों की अगली किस्त अटक सकती है, इसीलिए पहले ही इन कामों को जरूर करवा ले। दोस्तों, इसी बीच ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।